नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय सिंह अपने कॉन्सेप्ट क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं किससे रिलेटेड। हम लोग यानी कि यहाँ पर पॉलिटी से रिलेटेड वीडियोस लेके आते हैं और मेनली डिस्कस करते हैं जो भी यानी कि यूपीएससी से रिलेटेड हमारे पॉइंट्स होते हैं, जो भी यूपीएससी से रिलेटेड हमारा स्टडी मटेरियल होता है। इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि एक्चुअल में सेंटर स्टेट के बीच में कैसा रिलेशन है और किस तरीके से एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलते हैं। आप जानते हैं मेरा नाम संजय सिंह है। मेरा जो यानी कि चैनल जो है वो कॉन्सेप्ट क्लास से संजय सिंह है। इसमें सारे यानी कि जो स्टडी मटेरियल्स हैं वो यानी आपको किसके लिए मिलेगा, यूपीएससी के लिए, पीएससी के लिए, एसएससी, एनयूपी, ट्रिपल एससी, रेलवे, इन सभी चीज़ों के लिए मैं ये लेक्चर्स लेके आता हूँ। आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 14 है। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन की। देखिए, मेरा जो पढ़ाने का ढंग है थोड़ा अदर यूट्यूबर से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि वो लोग जब पढ़ाते हैं तो कहानी की तरह सुना के चले जाते हैं, जो कि मैं नहीं चाहता कि खाली खाना पूर्ति करने में आऊँ। मेरा बेसिक एक फंडा रहता है कि मैं जब भी पढ़ाऊँ आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए इन अ डिटेल। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बीइंग फेडरल इन स्ट्रक्चर डिवाइड ऑल पावर्स, जिसमें अगर देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है वो स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो फेडरल है। फेडरल मतलब जिसमें यानी कि स्टेट और यानी कि क्या बोलते हैं, स्टेट और सेंटर में कुछ यानी कि एक किस्म का समझौता होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर पावर जो है डिवाइडेड होनी चाहिए इन देयर रिस्पेक्टिव्स में। हमारा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यानी कि हम पूर्ण फेडरल नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर क्वाज़ी फेडरल है, क्योंकि हमने फेडरल की जगह पर यानी कि हमने यूनियन को अडॉप्ट किया है। मेरे मित्रों, मैं तुम्हें यानी कि पिछले लेक्चर में फेडरल सिस्टम में बताया था कि एक्चुअल में फेडरल स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में मैंने बताया था फेडरल सिस्टम क्या है। ठीक है, इस लेक्चर में आप उस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखकर ये सारी चीजें क्लियर करके चलेंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ और क्या बताना चाहता हूँ। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है वो फेडरल स्ट्रक्चर में है और इसके अंदर सारी पावर्स जो डिवाइडेड है, जिसमें आपकी यानी कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द फाइनेंशियल। कहने का मतलब लेजिस्लेटिव जो यानी कि लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव मतलब जो लॉ को इम्प्लीमेंट करती है, और फाइनेंशियल मतलब यानी कि आर्थिक तरीके से जो भी पावर या जो भी लॉ है रिलेटेड टू स्टेट एंड द सेंटर। ठीक है, ये सभी किसके बीच में है, स्टेट और सेंटर के बीच में, यानी कि एक किस्म से कोऑर्डिनेशन है, या मतलब हम बोल सकते हैं कि पावर का डिवीजन है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर हाउएवर देयर इज ए नो डिवीजन, यानी कि यहाँ पर कोई भी डिवीजन देखने को नहीं मिलता है ऑफ द जुडिशियल पावर, एज द कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टेब्लिश्ड एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। कहने का मतलब, हालांकि हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी यानी कि हमारे जो पावर यानी कि डिवीजन नहीं है किसका, जुडिशियल पावर का। हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड जुडिशरी देखने को मिलती है। इस इंटीग्रेटेड जुडिशरी के अंदर हम देखते हैं सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके नीचे हमारा हाई कोर्ट होता है, उससे नीचे यानी कि जो हमारे लोअर कोर्ट्स होते हैं, ये सभी इस तरीके से डिवाइडेड किए गए हैं। यहाँ पर जो होता है यानी कि जो कोर्ट्स होते हैं, सेंटर के लॉ को देखते देखते तो देखते हैं, उसके साथ साथ स्टेट के भी लॉ को यानी कि अपने दिमाग में अंदर रखते हुए चलते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है कि दो द सेंटर एंड द स्टेट्स आर सुप्रीम। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो सेंटर है, यद्यपि सेंटर और जो स्टेट्स हैं वो अपने यानी कि सुप्रीम यानी कि एक किस्म से क्या बोलते हैं, शिखर बिंदु पर अगर देखा जाए, देयर रिस्पेक्टिव इन देयर फील्ड, यानी कि अपने फील्ड में वो सुप्रीम है। मतलब अगर स्टेट अपने यानी कि कोई भी रूल एंड रेगुलेशन अपने स्टेट के अंदर यानी कि कोई पारित कर रहा है, या अपने यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेचर में है, या हाँ स्टेट लेजिस्लेचर में यानी कि कोई लॉ पारित करवा रहा है, तो वहां पर वो सुप्रीम है। ठीक है, इसी तरीके से पार्लियामेंट या मतलब सेंटर में यानी कि जो हमारी पार्लियामेंट है वो अपने स्तर पर सेंटर पे सुप्रीम है। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहा है कि द मैक्सिमम हार्मनी एंड द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द is them is essential for the effective operation of the federal system। कहने का मतलब यहाँ पर सिंपल है। देखो मित्रों, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि हम जो सेंटर है हमारे, जिसको हम यूनियन बोल के चलते हैं, हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर देखा जाए तो यूनियन का ज्यादा बोलबाला यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यूनियन और जो सेंटर उनके बीच में क्या होती है, हार्मनी, यानी कि समरसता। मतलब समरसता का मतलब आप मतलब एक दूसरे से विरोध नहीं करेंगे, एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलेंगे। तो उसी से रिलेटेड एक वर्ड है कोऑपरेशन। एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलते हैं उनके यानी कि इफेक्टिव ऑपरेशन में फेडरल सिस्टम में। ठीक है, अब बात आती है, hence the constitution contain elaborate provisions to regulate the various dimensions of the relations between the center and the state। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, यद्यपि हम अगर बात करें जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंटेन करके चलता है इलोबरेट मतलब बड़े स्टेट ऑफ प्रोविजंस जो रेगुलेट करके चलते हैं वेरियस डायमेंशंस ऑफ द रिलेशन, जिसके बीच में हमें किसके बीच में देखने को मिलता है, सेंटर और द स्टेट के बीच में। बात समझ आई, आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करेंगे यहाँ पर स्टेट और यानी कि सेंटर और द स्टेट रिलेशन के बीच में, जो यानी कि हम डिस्कस करेंगे किस बेस पर, किस उनको 3 हेड्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका लेजिस्लेटिव रिलेशन, यानी कि हम उन चीजों को रिलेशन को समझेंगे जो स्टेट एंड यानी कि सेंटर लेजिस्लेटिव रिलेशन है। लेजिस्लेटिव रिलेशन क्या होता है, एक्चुअल में लॉ बनाने की यानी कि संबंध, लॉ बनाने के रिलेटेड संबंध। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव संबंध, मतलब उनको इम्प्लीमेंट करना। उसके बाद फाइनेंस, मतलब आर्थिक संबंध क्या क्या है उनके बारे में सब समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है लेजिस्लेटिव रिलेशंस। मेरे मित्रों, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस है वो आर्टिकल 245 से 255 तक किसमें दिखाया गया है, पार्ट यानी कि 11th के अंदर, जो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में है। ये डील करके चलता है लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन यानी कि सेंटर और द स्टेट के बीच में, ठीक है। अब उसके बाद आती है बिसाइड दीज, यानी कि इनके अलावा देर आर सम अदर आर्टिकल्स, यानी कि कुछ अदर भी आर्टिकल्स हैं जो डील करके चलते हैं सेम सब्जेक्ट। जिसमें अगर हम बात करें जैसे एनी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो divides the legislative power between the center and the states। कहने का मतलब अदर स्टेट के कंपैरिजन में अगर देखकर चले तो हमारे स्टेट में भी जो पावर है वो डिवाइडेड है किसके बीच में, फेडरल यानी कि हमारे सेंटर और यानी कि हमारे स्टेट के बीच में, ठीक है। एंड स्टेट्स विद रिस्पेक्ट टू बोथ द टेरिटरी एंड द सब्जेक्ट ऑफ द लेजिस्लेशन। कहने का मतलब यहाँ पर ये कि स्टेट और यानी कि जो यानी कि सेंटर एंड यानी कि जो उसकी टेरिटरीज है, जैसे कहते नहीं है यूनियन टेरिटरीज, तो उसी तरीके से यानी कहाँ तक उसका यानी कि वर्चस्व देखने को मिल रहा है, वो सब पावर इसके रिस्पेक्ट में डिवाइडेड है यहाँ पर। अब बात करेंगे आगे फर्दर। तो फर्दर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द parliamentary legislation in the state field under 5 extraordinary situations, as well as the center control over state legislation in certain cases। कहने का मतलब अगर फर्दर आगे की तरफ देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड, यानी कि स्टेट फील्ड में अगर देखा जाए तो लेजिस्लेशन जो है स्टेट फील्ड में 5 एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद ये भी बोल रहा है कि एज वेल एज द सेंटर कंट्रोल ओवर द स्टेट लेजिस्लेशन इन सर्टेन केसेस, जिसमें हम बात करेंगे उनको ध्यान से सुनना। Thus there are the 4 aspects in the center state legislative relation। को 4 प्रकार के एस्पेक्ट्स हैं जो किसके रिस्पेक्ट में है, सेंटर स्टेट रिलेशन। उसमें पहला आपका आता है टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट, यानी कि एक्चुअल में कितना यानी कि उसका फैलाव है, कितना घिराव है, तो टेरिटोरियल एक्सटेंट उसका कितना है, कहाँ तक वो टेरिटरी है जहाँ तक लेजिस्लेशन चल रहा है। फिर उसके बाद बात आती है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स, यानी कि जो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स कि आखिरकार डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब एक किस्म से वितरण है, या एक किस्म से मतलब पावर को यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स के बीच में, ठीक है। कहाँ कहाँ हम लोग यानी कि लॉ को बना सकते हैं, कहाँ तुम लॉ बना सकते हो, कहाँ मैं लॉ बना सकता हूँ, ठीक है, कहाँ हम दोनों मिलकर लॉ बना सकते हैं। पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड, कहीं कहीं हमें ये भी देखने को मिलता है, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन देखने को मिलता है स्टेट फील्ड में। सेंटर कंट्रोल ओवर द स्टेट लेजिस्लेशन, जो सेंटर है, सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, यानी सेंटर का जो है कंट्रोल किसके ऊपर देखने को मिलता है, स्टेट लेजिस्लेशन। मतलब कुछ ऐसी स्टेज आती है जहां पर हमें देखने को मिलता है सेंटर जो है हावी हो जाता है हमारे स्टेट लेजिस्लेशन पे। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि जो हमारा सेंटर है वो ज्यादा सुप्रीम है, ठीक है। अब बात आ रही है पहला पॉइंट जो हमारा था, टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट लेजिस्लेशन, उसके केस में बात करेंगे। तो द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द टेरिटोरियल लिमिट, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफाइन करके चलता है टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर वेस्टेड इन द सेंटर एंड द स्टेट इन द फॉलोइंग वेज। कहने का मतलब यहाँ पर यह है हमारा जो संविधान है वो क्या करता है, जो पावर है उसको डिवाइड करके चलता है किसके, यानी कि किसके रिस्पेक्ट में, सेंटर के और स्टेट के, कुछ फॉलोइंग रीजंस में, यानी कि कुछ फॉलोइंग वेज में, कुछ अलग अलग, यानी कि एक होता है ना एक मार्ग तरीके से, यानी कि इस पर यानी कि सेंटर काम करेगा, इस पर हमारा स्टेट काम करेगा। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर समझेंगे, जैसे द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो पार्लियामेंट है वो क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है फॉर होल, मतलब पूरी कंट्री जहां तक वो है,
एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, या फिर किसी ऐसी टेरिटरी या किसी ऐसे स्टेट में, मतलब टेरिटरी का यहाँ पर मतलब सिंपल है, कोई स्टेट भी हो सकता है, कोई यूनियन टेरिटरी भी हो सकती है, उसके रिस्पेक्ट में बना सकती है। और टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स द स्टेट, union territories or any area the time being included in the territory of India। यानी कि कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर ये है कि जो हमारा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हमारी सेंटर या मतलब हमारी जो पार्लियामेंट है वो लॉ बना सकती है, किसके रिस्पेक्ट में, पूरे भारत के रिस्पेक्ट में, या कोई एक पर्टिकुलर पार्ट के रिस्पेक्ट में, या कोई समय आने पर कोई पार्ट हमारी इंडिया में आ रहा है उसके रिस्पेक्ट में, या मतलब कोई हमारा पार्ट जैसे भारत में इंक्लूड हो रहा है, जैसे हमने बांग्लादेश में कुछ यानी कि पार्ट्स दिया और कुछ उसके बदले में पार्ट्स लिया, तो उसके केस में हम क्या कर सकते हैं, केस या उस केस में हम लोग यानी कि लॉ एंड रूल एंड रेगुलेशन बना सकते हैं, ये पार्लियामेंट के हाथ में है। लेकिन अगर बात करें स्टेट के केस में, तो स्टेट के केस में अगर मैं बात करूं तो क्या कहता है, आई स्टेट कैन मेक लॉज, यानी कि जो स्टेट है वो खाली लॉ बना सकता है फॉर होल एनी पार्ट ऑफ द स्टेट, यानी कि फॉर होल मतलब पूरे स्टेट के लिए, और एनी पार्ट ऑफ स्टेट यानी कि स्टेट के किसी पर्टिकुलर पार्ट, जैसे सपोज करो आपके पास स्टेट में फॉर एग्जांपल ले लेता हूं दिल्ली को, ठीक है, दिल्ली की स्टेट है, उस चलो दिल्ली को छोड़ दो, आप राजस्थान को ले लो, तो राजस्थान जो लेजिस्लेचर है वो क्या करेगी, या यूपी लेजिस्लेचर की बात करें तो यूपी में क्या होगा, वो अगर सपोज करें पूर्वांचल के लिए कुछ नए रूल एंड रेगुलेशन बनाना चाहती है तो बना सकती है, या पूरे उत्तर प्रदेश के लिए रूल एंड रेगुलेशन बनाना चाहे तो बना सकती है। तो ये स्टेट के पास अथॉरिटी है, वो बना सकती है। लेकिन अगर स्टेट चाहे कि मैं पूरे देश पे यानी कि काबू कर लूं, नहीं हो पाएगा। स्टेट का जो भी यानी कि रूल एंड रेगुलेशन, जो भी बिल यानी कि वो एक्ट में कन्वर्ट होगा, वो खाली उसके स्टेट के अंदर होगा, ना कि आउटसाइड ऑफ द स्टेट होगा, ठीक है। तो आउटसाइड ऑफ द स्टेट यानी कि एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है, एक्सेप्ट व्हेन देयर इज ए सफिशिएंट नेक्सस बिटवीन द स्टेट एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये चीजें मैंने समझाई, उसको समझा आपने। अब उसके बाद अब तीसरा पॉइंट आता है, पार्लियामेंट अलोन कैन मेक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन। कहने का मतलब जो पार्लियामेंट है वो अकेली ही क्या कर सकती है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन उसके पास यानी कि बनाने की शक्ति होती है। दस लॉ ऑफ द पार्लियामेंट आर आल्सो एप्लीकेबल टू द इंडियन सिटीजन। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो लॉज हैं, ठीक है, ऑफ द पार्लियामेंट आर आल्सो एप्लीकेबल टू द इंडियन सिटीजन। यानी कि हमारा कहने का मतलब सिंपल, देखो मैं दोबारा से पढ़ता हूँ इस स्टेटमेंट को, द पार्लियामेंट अलोन कैन मेक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन, मतलब एक्स्ट्रा मतलब यहाँ पर देखो सेंटर और स्टेट के केस में तो यानी कि बात हो रही थी, लेकिन उसके एक्स्ट्रा भी कुछ बात कर सकते हैं। क्या मतलब कि दस द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट आर आल्सो एप्लीकेबल टू द इंडियन सिटीजन, यानी कि इंडियन सिटीजन जो भी जहां भी है उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है, या इंडिया की कोई भी प्रॉपर्टी जो आउट ऑफ द यानी कि पूरे आउट ऑफ द कंट्री या इन द कंट्री, और मैं ये कह सकता हूँ कि होल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर भी है, तो हम कह सकते हैं वहां पर उसका रूल एंड रेगुलेशन उस पर लागू होगा, ठीक है। ये सब चीजें थी जो मैंने आपको बताई। अब बात करते हैं आगे फर्दर पॉइंट्स की। जैसा कि हम जानते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेसेस सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्लेनरी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए मैं सिंपल बात बोल रहा हूं कि हम देखते हैं, हालांकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, कुछ यानी कि रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करता है पूरी यानी कि जो टेरिटोरियल हमारी जुरिस्डिक्शन पार्लियामेंट के ऊपर, ठीक है, कि आप वही चीजें करेंगी जो एक्चुअल में करने लायक है, बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ नहीं करेंगे आप। मैंने पहले भी बताया था और अब भी बता रहा हूं। अब बात आती है, इन अदर वर्ड्स द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट आर नॉट एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग वेज, यानी कि कुछ ऐसी वेज है जहां पर यानी कि पार्लियामेंट के लॉज एप्लीकेबल नहीं होंगे। प्रेसिडेंट कैन मेक रेगुलेशन फॉर द पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ द 5 यूनियन टेरिटरीज। कुछ 5 यूनियन टेरिटरीज हैं जिसके केस में प्रेसिडेंट जो है उनकी पीस मतलब शांति के लिए, प्रोग्रेस मतलब उनकी उन्नति के लिए, गुड गवर्नेंट मतलब अच्छा राज्य यानी कि अच्छी गवर्नमेंट के लिए उनके यानी कि कुछ रूल एंड रेगुलेशन बना सकता है। वो कुछ टेरिटरीज इस प्रकार है, जैसे पहली है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। उसके बाद लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, फिर उसके बाद लद्दाख। A regulation so made has the same force and affect as an act of parliament. It may also repeal or amend any act
any act of the parliament in relation of these union territories. मैंने एक बात बताई आपको कि ये तो यूनियन टेरिटरी के केस में तो ये बात थी, फिर यहाँ पर बात हो रही है a regulation so made, यानी कि जो एक यानी कि रेगुलेशन जो है उसे यानी कि बनाया जाता है has the same force and affect the parliament, पार्लियामेंट को कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है. इट में आल्सो रिपील, उसको रिपील भी कह सकता है, और अमेंड, उसको अमेंड भी कह सकता है. एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी किसी भी पार्लियामेंट के किसी एक्ट को उसे अमेंड भी कह सकता है, उसे रिपील भी कह सकता है. किसके रिलेशन में? उसकी यूनियन टेरिटरीज के रिलेशन में. अब बात आती है सेकेंड पॉइंट की. द गवर्नर empowered to direct that an act of the parliament does not apply to the scheduled areas, यानी कि गवर्नर जो है उसको इतना सशक्त बनाया गया है, वो उसके पास आदेश है, वो पार्लियामेंट के यानी कि पार्लियामेंट के केस में कि वो ऐसे एरिया में कोई ऐसा कानून पारित ना करे इन द शेड्यूल एरियाज इन द स्टेट अप्लाई विद द स्पेसिफाइड मॉडिफिकेशन, उसके अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन किया जाएगा, एंड एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस उसके अंतर्गत रखी गई है. जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि द गवर्नर इज एम्पावर्ड, यानी कि गवर्नर को इतना सशक्त बनाया गया है टू डायरेक्ट दैट, कि उतना ये चीजें डायरेक्ट कर सके, दैट एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, कोई भी पार्लियामेंट का ऐसा एक्ट डज नॉट अप्लाई, उसे अप्लाई ना हो शेड्यूल एरियाज में. ठीक है. इन स्टेट, इन द स्टेट, या कोई भी ऐसा स्टेट जहां पर यानी कि शेड्यूल टाइप के लोग रह रहे हो, और अप्लाई विद स्पेसिफाइड, यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन किया जाएगा. यानी कि अगर मान लो होल ओवर इंडिया में वो यानी कि एक्ट लागू है, लेकिन वैसा ही एक्ट अगर सोच ले हम यानी कि कोई शेड्यूल एरिया में लगा दें तो नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन किया जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होंगे ही होंगे. ठीक है. अब बात आती है थर्ड पॉइंट की. थर्ड पॉइंट समझते हैं. द गवर्नर ऑफ द असम में लाइक वाइज डायरेक्ट डायरेक्ट डेट एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट does not apply a tribal areas in the state or apply with the specified modification exceptions. कहने का मतलब यहाँ पर जो गवर्नर है असम का, वो क्या बोलता है कि डायरेक्ट लाइकवाइज डायरेक्ट डेट एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, कोई भी एक्ट पार्लियामेंट का है, डज नॉट अप्लाई, उसे अप्लाई नहीं किया जाएगा ट्राइबल एरियाज में. ये एग्जाम्पल एक किस्म से पहले वाले का समझ लो, एक किस्म से एग्जाम्पल है. ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स, जहां पर यानी कि स्वामित्व यानी कि वहां पर राज चल रहा है यानी कि ट्राइबल लोगों का. ठीक है. इन द स्टेट, यानी कि जो स्टेट में यानी कि रूल लगाया गया है वो ट्राइबल एरिया में नहीं लगेगा. ठीक है. उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन या एक्सेप्शंस होगा. प्रेसिडेंट एंजॉय द सेम पावर, यानी कि वो प्रेसिडेंट जो है उसी सेम पावर का एंजॉय करता है विद रिस्पेक्ट टू द ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स इन द मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. इन जो स्टेट के नाम मैंने बताए, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में अगर मान लो ट्राइबल एरिया जहां पर देखने को मिलता है, वहां पर हम यानी कि स्टेट के डायरेक्ट लॉ को यानी कि पूरा इम्पोज नहीं कर पाएंगे, वहां पर हमें देखने को मिलता है कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन किया जाएगा. बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं. अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स मतलब वो सब्जेक्ट जहां पर हम लोग यानी जिनके द्वारा कानून लाते हैं. कानून मतलब कोई भी बिल लाया जाता है, उसे पारित किया जाता है और वो एक लॉ में कन्वर्ट हो जाता है, एक कानून में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. एक एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर ए थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स बिटवीन द, यानी कहने का मतलब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है तीन प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है, जो जहां पर हमें लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स के अंदर वो देखने को मिलती है. पहला क्या है? सेंट्रल स्टेट लिस्ट. ठीक है. सेंट्रल स्टेट लिस्ट, तो पहली जो यानी सेंट्रल स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में ये लिस्ट बताई गई है, उसमें पहली लिस्ट जो है यूनियन लिस्ट. उसमें क्या होगा? यूनियन अपने रूल एंड रेगुलेशन को या उसके लॉ जो है उसको लाएगी. ठीक है. उसके बाद स्टेट लिस्ट, उसमें खाली स्टेट का काम होगा. कंकरेंट लिस्ट में क्या होगा? ये यानी कि इसके अंतर्गत हमें स्टेट और यानी कि हमारा जो यूनियन है उन दोनों की मतलब दोनों के लॉ या दोनों के मतलब दोनों के द्वारा यानी कि बिल पारित किया जाएगा. ये तीनों चीजें कहां पर लिखी हुई है? हमारे 7th शेड्यूल में. ठीक है. ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, इन विच शेड्यूल इट इज मेंशन कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द union list, right? These three lists comes in the 7th schedule of the constitution. You please remember it or recall, increase your recalling power, because if you forget these phenomena, or sometime if this question comes here in exam, then you are not able to answer this particular question. So try to yourself to memorize and remember each and every concept whatever I'm delivering here, right? So let's further proceed. आगे क्या बोला गया है?
आगे ये बोला गया है कि द पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स इनुमरेटेड इन द यूनियन लिस्ट। कहने का मतलब यहाँ पर ये जो पार्लियामेंट है उसके पास कुछ एक्सक्लूसिव पावर, मतलब कुछ यानी कि थोड़ी और पावर है क्या करने के लिए, किसके रिस्पेक्ट में, हमारे यानी कि जो यूनियन लिस्ट है उसके केस में, यानी कि वो यानी कि पार्लियामेंट के पास ऐसी पावर है कि वो क्या कर सकती है उसके केस में या उसके यानी कि उसके रिस्पेक्ट में कोई लॉ ला सकती है, कोई उसे पारित कर सकती है। अगर इसमें देखा जाए यूनियन लिस्ट में तो हमें ये देखने को मिलता है उसमें ओरिजिनली 97 सब्जेक्ट्स थे, लेकिन आज की डेट में उसमें खाली 98 सब्जेक्ट रह गए हैं। इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको यानी कि हम लोग बहुत बड़े स्तर पर जानते हैं, जैसे डिफेंस हो गया, आपका बैंकिंग सिस्टम हो गया, आपका फॉरेन अफेयर्स हो गया, आपका करेंसी हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, आपका इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, कम्युनिकेशन एंड इंटर स्टेट ट्रेड एंड द कॉमर्स, सेंसस, ठीक है, ऑडिट, ये सभी चीजें हमारी यानी कि कहां पर आती है, बड़ी बड़ी चीजें जो हमारी हैं सारी पार्लियामेंट के हमारी यूनियन लिस्ट में दे रखा है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के यूनियन लिस्ट में दे रखा है। उसके बाद बात आती है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर में वो यानी कि जो क्या बोलते हैं जो क्या बोलते हैं स्टेट लिस्ट है उसके बारे में अगर बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के एक्सक्लूसिव पावर के लिए अगर देखा जाए कुछ लॉज बना सकता है, किसके रिस्पेक्ट में, इन मैटर ऑफ इन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट। जैसे अगर देखा जाए इस लिस्ट में 59 सब्जेक्ट्स है, लेकिन यानी कि ओरिजिनली देखा जाए तो 66 सब्जेक्ट्स थे, कुछ घटाए गए इसमें से। तो इसमें से अगर बात करें लाइक, जैसे इसमें अगर देखा जाए इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, लाइक पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, यानी कि जनता के लिए क्या आदेश है, ठीक है, पुलिस, ठीक है, पुलिस जैसे देखा नहीं आपने हर देश में हर राज्य में यानी कि पुलिस अलग अलग है, महाराष्ट्र पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, दिल्ली पुलिस, ये सब पुलिस अपने समय के अनुसार यानी कि स्टेट जैसे चेंज होता है पुलिस चेंज हो जाती है। ये सभी हमें स्टेट के लिस्ट यानी कि स्टेट लिस्ट में देखने को मिलता है। पब्लिक हेल्थ यानी कि पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, मतलब कहते नहीं है ये भारत सरकार का अस्पताल है और ये दिल्ली सरकार का अस्पताल है, तो कुल मिला के बात ये है कि अस्पतालों में भी मतलब यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर हेल्थ में भी स्टेट यानी कि देखने को मिलती है। एग्रीकल्चर यानी कि कोई भी एग्रीकल्चर जैसे कृषि के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश कुछ यानी कि पंजाब से आगे या पीछे हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से हरियाणा पंजाब से कुछ ना कुछ आगे या पीछे हो सकता है। तो मतलब कहने का यहाँ पर है कि वहां की गवर्नमेंट यानी कि एग्रीकल्चर पर कितना अटेंशन दे रही है या उस पर कितना फोकस कर रही है। प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट, फिशरीज, एयर मार्केट एंड थिएटर, गैम्बलिंग, ये सभी चीजें हमारी स्टेट लिस्ट में देखने को मिलती है। अब तीसरी बात आती है कि उस केस में जहां पर हमें स्टेट और यानी सेंटर दोनों देखने को मिलती है, तो उस केस में हमें देखने को मिलता है कि जो बोथ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक द लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स इनुमरेटेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट। इस लिस्ट में अगर देखा जाए तो ओरिजिनली हमारे पास यानी कि 47 सब्जेक्ट्स थे, लेकिन आज की डेट में 52 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। लाइक क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर, ठीक है, क्रिमिनल लॉ एंड द प्रोसीजर, उसके यानी कि जो भी यानी कि आपराधिक यानी कानून है और उनके यानी कि जो विधिक यानी कि कार्रवाई है उनका यानी कि बोलबाला हमें किसमें देखने को मिलता है, हमारी कंकरेंट लिस्ट में देखने को मिलता है। सिविल प्रोसीजर सीपी, ठीक है, सिविल प्रोसीजर मैरिज यानी कि कोई भी शादी हो रही है तो वो यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में। डाइवोर्स, पॉपुलेशन कंट्रोल, ठीक है, फैमिली प्लानिंग, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर वेलफेयर, ठीक है, इकोनॉमिक, देखिए यहाँ पर अभी मैंने बताया था पॉपुलेशन से रिलेटेड, तो यूपी गवर्नमेंट ने पिछले साल ये यानी कि एक लॉ पारित किया था जिसमें बताया था कि जिसके 2 बच्चे से ऊपर यानी कि बच्चे होंगे तो उनको यानी कि गवर्नमेंट का कोई लाभ नहीं मिलेगा, जिसके अब यानी कि 2021 के अकॉर्डिंग यानी कि 21 के बाद यानी कि बच्चे बढ़ेंगे। तो सिंपल बात है, अगर ऐसा लॉ पारित हुआ है तो इसमें कॉन्करेंट लिस्ट के अंतर्गत यानी कि स्टेट और यानी कि यूनियन इसको दोनों भागीदारी है, तो उसमें स्टेट ने अपना यानी कि बात रखी और अपने स्टेट के केस में या अपने स्टेट के रिस्पेक्ट में उसने लॉ बना दिया और यहाँ पर ये माना जाएगा, ठीक है। तो ये हो भी सकता है और लोग मान रहे हैं उसे, ठीक है। न्यूज़पेपर, बुक्स एंड द प्रिंटिंग प्रेस, ये सभी प्रिंटिंग प्रेस भी कॉन्करेंट लिस्ट में आती है, ठीक है, कुछ भी छापते हैं देश के हित में, देश अनहित में होगा तो उसे नहीं माना जाएगा।
42nd अमेंडमेंट जो 1976 में आया था वो ट्रांसफर करता है 5 सब्जेक्ट्स ऑफ द कंकरेंट लिस्ट, जिसमें यानी कि स्टेट लिस्ट में कौन कौन से थे। कंकरेंट लिस्ट से निकल कर आया स्टेट लिस्ट में, वो पहला था एजुकेशन, दूसरा फॉरेस्ट, तीसरा वेट एंड मीजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ एनिमल एंड बर्ड्स, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस, कंस्टिट्यूएंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑल द कोर्ट्स एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर ऐसे यानी कि चीजें जो स्टेट लिस्ट में आ गई थी, जैसे हाई कोर्ट है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर स्टेट लिस्ट में ये सब आ गए थे। अब बात आती है चौथा पॉइंट, पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक द लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर फॉर एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द इंडिया नॉट इंक्लूड इन स्टेट इवन दो दैट मैटर इज वन विच इनुमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट। कहने का मतलब यहाँ पर यह पार्लियामेंट जो है क्या कर सकती है, उसके पास पावर है, उसके पास यानी कि शक्ति है बनाने के लिए, क्या लॉ बनाने के लिए, किसके रिस्पेक्ट में, एनी पार्ट ऑफ द कंट्री और एनी पार्ट होल ओवर द कंट्री और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेकिन ये इंक्लूड करके नहीं चलता है इन स्टेट्स इवन दो द मैटर इज वन इन विच, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि स्टेट लिस्ट में भी ये भी मैटर देखने को मिलता है लेकिन इसको इंक्लूड करके नहीं चलती है। दिस प्रोविजन हैज रेफरेंस टू द यूनियन टेरिटरीज, यानी कि अगर यूनियन टेरिटरीज के केस में देखा जाए तो एक किस्म से उनके केस में रेफरेंस के तरह यूज किया जाता है और एक्वायर्ड टेरिटरी के लिए भी। अब बात आती है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है उसको समझिए। एक अमेंडमेंट था जो यानी कि 2016 में आया था, वो यानी कि 101st यानी कि अमेंडमेंट था, जिसमें ये बताया गया था इससे एक स्पेशल प्रोविजन था विद रिस्पेक्ट टू किसके, गुड्स एंड द सर्विसेज, मतलब टैक्स के लिए, जीएसटी जिसे हम लोग जानते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग जीएसटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंगली द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर हैव पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू goods and service tax imposed by the union or by the state। कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के अगर अनुसार चला जाए तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास एक पावर है टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू किसके, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए, जो इम्पोज किया गया है किसके द्वारा, यूनियन एंड द स्टेट के द्वारा। फर्दर जो पार्लियामेंट है उसके पास कुछ पावर है क्या करने के लिए, कुछ लॉस बनाने के लिए विद रिस्पेक्ट टू यानी कि गुड्स एंड द सर्विस टैक्स के, वेयर हमें यह देखने को मिलता है कि सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विस और बोथ द प्लेसेस इन द कोर्स ऑफ द इंटरस्टेट ट्रेड कॉमर्स। छठा पॉइंट है ये क्या बोल रहा है कि द पावर टू मेक द लॉ विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेजुडरी सब्जेक्ट्स, दैट इज अगर देखा जाए वो किसके बारे में बात कर रहा है, देखिए सिंपल बोल रहा हूँ कि क्या पावर है, पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू रेजिडरी सब्जेक्ट्स इज वेस्टेड इन द पार्लियामेंट, यानी कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो यानी कि रेजिडरी हैं वो यानी कि पार्लियामेंट के हाथों में है। वो सब्जेक्ट क्या है, मैटर जिसके ऊपर यानी कि मैटर विच आर नॉट इनुमरेटेड इन द 3 लिस्ट, यानी कि तीनों लिस्ट में जो यानी कि मैटर नहीं दिया गया है, जैसे यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और यानी कि आपका स्टेट लिस्ट, इन तीनों लिस्टों में जो मैटर नहीं आता है उसको यानी कि पार्लियामेंट को हाथों में सौंप दिया गया है। This residuary power of the legislation includes the power of levy residuary taxes। ये कुछ चीजें जो थी मैंने आपको क्लियर करके बताई। इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे क्योंकि लेक्चर ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और यही चीजें थी जहां तक मैं समझाना चाह रहा था कि लेजिस्लेचर पावर क्या है। बाकी ऑस्ट्रेलियन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, ठीक है, इसमें एक बहस है छोटी सी, तो आप देख सकते हैं खुद नोट्स के द्वारा। यहाँ तक मैंने 6 पॉइंट तक कवर कर दिया था, 1 2 3 4 5 6 7 स्लाइड है। इनको मैं पढ़ाना नहीं चाहता क्योंकि ये सिंपल है और आप देख सकते हो, क्योंकि लेक्चर ज्यादा बड़ा ना हो, क्योंकि ज्यादा बोरिंग होने लगता है उसके बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।